हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। एक्चुअली आप लोगों को कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि सबसे पहले रियल नंबर्स क्यों पढ़ें। हम लोग लेकर के चलते हैं रियल नंबर्स क्यों सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही जल्दी कवर होने वाला चैप्टर है और आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं रियल नंबर्स पे। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो लास्ट में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला चैप्टर, दोनों में से एक चैप्टर है ये। अगर आपके बोर्ड का एग्जाम अगर देखा जाए तो अभी से लगभग फरवरी में एग्जाम होने वाला है आपका, और अभी से मे बी 3 या 4 मंथ्स बच रहे होंगे। अभी अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ओनली 4 मंथ्स में आपको पूरे मैथमेटिक्स अभी कवर करने हैं। हम लोग लेकर के चलते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का टॉपिक्स कवर कर दिया जाए। और लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रियल नंबर्स को देखेंगे, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है रियल नंबर्स। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। चलिए हम लोग इसको देख करके चलते हैं कि सही में इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं। चलिए हम लोग पिछले ईयर्स का क्वेश्चन पेपर लेते हैं। एक्चुअली मेरे पास 2019 का क्वेश्चन पेपर है। 2019 का हम लोग चेक करते हैं कि सही में इतने क्वेश्चन पूछे थे या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर है 2019 का, है ना, 2019 एनुअल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस रियल नंबर से पूछे गए थे पिछले बार 2019 में। आप लोग को देख करके आश्चर्यचकित होगा कि अगर हम लोग रियल नंबर्स एक छोटा सा जो कि चैप्टर है आपके लिए, जो कि अगर कवर कर लेते हैं तो इतने नंबर्स इजीली हम लोग ला सकते हैं। और आपके मैथमेटिक्स में लगभग 100 नंबर का ये मार्क्स होता है मैथमेटिक्स का। 100 नंबर में से सिर्फ आपको 30 नंबर लाना होता है। 30 नंबर अगर लेकर के आ गए तो पास। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग ये कवर करना चाहते हैं कि आप लोग 30 से ज्यादा लाएं और 80 तक जाएं, 80 से भी ऊपर जाएं। हम लोग ये चाहते हैं। ये चाहने के लिए सिर्फ चाहने से नहीं होता है, करने से होता है। हम लोग वो देखेंगे कि कैसे इतना नंबर लाया जा सकता है। हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे विथ जो कि बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बोर्ड के अथी से चलेंगे। अगर हम बोर्ड के अथी से नहीं चलेंगे, हम लोग को टॉपिक्स कवर करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। हम लोग चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है 5 + 3√2 क्या है। ये आपका रियल नंबर्स का क्वेश्चन है। अगर आप रियल नंबर्स नहीं पढ़े हुए रहिएगा तो इसका जवाब नहीं दे पाइएगा। एक्चुअली ये है क्या है बताइए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर्स में कि 5 + √3 है क्या। अगर है, मान लीजिए सपोज दैट मैं ये लेकर के चलता हूं कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो क्यों है अपरिमेय संख्या। दिस इज द VVI क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड। हर एक साल ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं इस पेपर में भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं या नहीं पूछे हुए हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्न में से कौन अभाज्य है। ये आपके लिए बहुत ही बच्चों वाली सवाल होगी। ये तो 5 या 6 में पढ़ाया जाता है कि निम्न अभाज्य संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। ये सब है सम, विषम, ये सब सारा चीज संख्याएं हैं। हम लोग आगे चलते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। दिस इज द ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर। समझे। आपका कितना नंबर्स का हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव है ओनली। अगर आप अच्छे से रियल नंबर्स पढ़े हुए रहिएगा तो 5 नंबर्स इजीली कहीं नहीं जाने वाला है। समझ गए। हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ये देखिए आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। इसके बारे में यहाँ पर भी हम लोग आएंगे, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को फोकस करना है किस पे, रियल नंबर्स पे। आगे हम लोग चलते हैं। ये सब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपका लगभग 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर कोई भी चैप्टर अच्छा से पढ़ लीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव भी कवर आप कर पा रहे हैं ना तो बेस्ट है। आपको कोई नहीं रोकने वाला है पास होने से। यहाँ पे आप देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से 15 क्वेश्चन सारे के सारे 2 नंबर्स का है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर्स के कितने क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन
हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स में यूक्लिड विभाजकता प्रमेय। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग करके इतना का मौसा निकाले। समझे? ये तो मौसा तो आप पढ़े होंगे पहले, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजकता प्रमेय से कैसे निकालते हैं। सो दिस इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। समझे? ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। उधर 5 नंबर का हम लोग देखे थे 2, फिर और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए मैंने बोला था ना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ कीजिए। समझे? √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये लकीर बांध लीजिए, एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जैसे अभी √5 है, हो सकता है आपके समय √3 पूछ दे, कभी √5 + √3 पूछ दे, या 3 - √2 पूछ दे। एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ कीजिए। समझे? सो आप लोग इसको एकदम ले करके ही चलिए कि ये क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ये क्वेश्चंस को ही रट लेते हैं। सो रटना नहीं है, हम यहाँ पे समझाएंगे कि आखिरकार होता क्यों है अपरिमेय संख्या, इसको कैसे लिखा जाए एक प्रॉपर फ्लो में, कैसे एग्जाम में आप लिखिएगा, हर एक स्टेप हम लोग यहाँ पे बताएंगे। सो हम लोग आगे चलते हैं। 2, 2, 4 नंबर आपका हो गया इधर, और ये देखिए 2 नंबर का फिर एक मिला है। 2 संख्याओं का मौसा इतना और इतना है, तो इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है? ये आपका रियल नंबर्स और एक अदर चैप्टर्स का मिक्स करके क्वेश्चंस दिया हुआ है। अगर आप रियल नंबर नहीं पढ़े हुए रहेगा तो इसका कैसे वैल्यू निकालिएगा? 2, 2, 4, 2, 6 नंबर हो गया आपका, और उधर ऊपर में 5 नंबर था, 6, 5, 11 नंबर। समझे? सो आपके पास 11 नंबर है रियल नंबर से। अगर आप रियल नंबर छोड़ देते तो 11 नंबर गया। सो हम लोग ये सब बात बिना बात बनाए हम लोग चलते हैं, रियल नंबर्स को पढ़ते हैं। एक्चुअली रियल नंबर्स होता क्या है, समझे? सो चलिए हम लोग ओपन करते हैं रियल नंबर्स को। चलिए ये देखिए रियल नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आखिरकार है क्या? रियल नंबर्स तो बोले जा रहे हैं, एक्चुअली इसका हिंदी क्या होता है? उसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। रियल वास्तविक और नंबर संख्या। सो वास्तविक संख्या एक्चुअली मतलब अगर बोला जाए रियल नंबर्स क्या है, कोई नंबर्स बताओ जो कि रियल नंबर्स हो। रियल नंबर्स होता क्या है? क्या बताइए? √3 रियल नंबर्स है या नहीं? बताइए। √2 रियल नंबर है या नहीं? √1 रियल नंबर है या नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, या 0, -1, -2, -3, -4, ये सब रियल नंबर्स है या नहीं? सो आप यहाँ पे हम आपके कंफ्यूजन्स को क्लियर कर देते हैं। ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर्स हैं। √3, √2, -1, -2, 2, 3, 4, 5, 0, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। बट क्या ये रियल नंबर है? ये रियल नंबर्स नहीं है। क्या है? ये रियल नंबर्स नहीं है। अगर आपको क्वेश्चंस में पूछा जाए √√√- -2 कौन सी संख्या है? रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सो वहां पे ये सब कोई भी नहीं है। यहां पे इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझे? √-2, -1 ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चंस को। √-2 क्या है? एक्चुअली अगली कक्षा में जाइएगा तो आप लोग को पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं, हम लोग एक टॉपिक के तरफ चलते हैं जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चंस पेपर में देखा था, वहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हुए था, यूक्लिड विभाजकता प्रमेय के द्वारा इस क्वेश्चंस को हल करें। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यही पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। सो यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि आखिरकार है क्या। सो हम लोग इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, आखिरकार ये है क्या। एक्चुअली आप 5वीं या 6ठा क्लास में मौसा ज्ञात किए हैं कभी? मौसा ज्ञात किए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे।
सो आखिरकार इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम तो यहाँ पे इसका हर एक मतलब को यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे। आखिरकार ये होता क्या है, कैसे मतलब इसका वैल्यूज हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे उसका हम लोग शॉर्ट तरीका पढ़ेंगे। क्या शॉर्ट तरीका? कैसे एकदम बहुत ही ज़्यादा इजीली कम समय में मशक याद कर लें। पहले तो आप भाग विधि से निकालते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग भाग विधि से नहीं निकालेंगे। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मशक का मतलब, चलिए हम लोग इसका पहले ये जानते हैं, महत्तम समापवर्तक। क्या? महत्तम समापवर्तक, दैट इज कॉल्ड मशक। समझे? और इसका इंग्लिश में बोला जाता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हायर कॉमन फैक्टर। समझे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा है HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या है? गुणनखंड। 4 का गुणनखंड क्या होता है? 2 × 2। ये तो बच्चों वाली सवाल है, ये आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे। 6 का गुणनखंड क्या है? 2 × 3। दिस इज द गुणनखंड। क्या समझे? और हाईएस्ट कॉमन गुणनफल मतलब जो सबसे ज्यादा कॉमन रहे दोनों में। अब ये दोनों में कॉमन कौन सा है? 2 है। सो इसका मशक क्या होगा? 2 होगा। है समझ में कहना क्या चाह रहे थे हम लोग? अब और भी अलग अलग एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। 5 का क्या होगा? 5 × 1। 25 का क्या होगा? 5 × 5। 5 कॉमन, 5 इसका मशक हो गया। ऐसे आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ये करते हैं, फिर उसको उससे डिवाइड करते हैं, तब जाकर के हम लोग के पास एक कंक्लूजन आता कि मशक होता कितना है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। आप इसको समझ गए होंगे कि आखिरकार HCF होता क्या है। सो हम लोग आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहां पर क्या कह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? हम लोग मशक तो जान लिया। सो आप लोगों को लग रहा है कि इसको मशक से क्या मतलब कनेक्शन है? कुछ तो होगा, तभी तो हमने बताया। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 धनात्मक पूर्णांक। ये क्या कहना चाह रहा है? 2 धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक क्या? पॉजिटिव नंबर। क्या? पॉजिटिव नंबर। जब 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिया हुआ है, जैसे A और B दिया हुआ है, अगर ये ब्लैंक सिर्फ लिखा हो रहा है तो इसमें प्लस छिपा हुआ होता है, ये आप पढ़े होंगे। सो ये पॉजिटिव नंबर हो गया। जब 2 पॉजिटिव नंबर A और B दिए रहने पे ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और विद्यमान है जहां A = BQ + R। क्या समझे? A = BQ + R। ये क्या है भैया? यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये कहना क्या चाह रहा है? Q = BQ + R। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बोलिए कि क्या सर क्या बता रहे हैं आप भी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं आखिरकार ये लिखा हुआ क्यों है? A = BQ + R। भाग दिए कभी? वो तो दिए ही होंगे। सो चलिए हम लोग उसी को एक एग्जाम्पल मान करके चलते हैं। पहले हम एक भाग देते हैं। 625, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा? 1 यहाँ पर 5 आएगा, 1 फिर 2 फिर 2 5 5 0। क्या समझा? सही है? मेरा भाग सही है? हम लोग अभी इसको चलते हैं। आपने पढ़ा है इसको क्या बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है और इसको। चलिए हम लोग इसको पहले जानते हैं। इसको बोला जाता है भाजक। क्या? भाजक। समझे? और इसको बोला जाता है भाज्य।
और ये है भागफल, और ये है शेष। समझे? भाजक, भागफल और ये शेष। सो हम ये क्यों बता रहे हैं? आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ये क्यों बता रहे हैं। सो यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हम लोग को जब इसको निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। पढ़े हैं कभी? पढ़े ही होंगे। हम लोग आगे फिर चलते हैं। मतलब 625 को निकालना हो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस शेष को जोड़ देंगे। सिंपल। यहां पर क्या कहना चाह रहा है? जब b को a से भाग दिया गया तो हमको q मिला और r मिला। क्या समझे? जब a को b से भाग दिया गया तो हमको q मिला और r मिला। जहां a इक्वल टू, इसको जब निकालना हो तो क्या करेंगे, bq प्लस r। क्या लिखा हुआ है? कोई कंफ्यूजन? कहां से ये आया? यहां पे ये, इसको आप नंबर्स मान लीजिए। लेट्स द a एंड b आर नंबर्स, कुछ भी हो। अभी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम इसको a और b, q और r मान रहे हैं। अगर नंबर्स होगा तो नंबर्स के जगह पे हम लोग, इसके जगह पे नंबर्स को हम लोग डाल देंगे। इसको समझ गए? ये कहना क्या चाह रहा था? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जहां ये तो पढ़ लिया मैंने, अब ये क्या लिखा हुआ है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब आप कंफ्यूजन में मत होइएगा कि भैया ये क्या लिख दिए, अब इसका मतलब क्या है। चलिए हम लोग इसका कंफ्यूजन अब दूर करते हैं। अभी हमने क्या किया, a को b से डिवाइड दिया तो हमको q मिला और r मिला। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो मेरा r मिला ये मेरा 0 से बड़ा या बराबर होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर होगा, या इस b से छोटा होगा। समझे? ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये होगा ही होगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। समझे? चलिए हम लोग आगे देखते हैं ये कैसे हुआ। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 6 डिवाइडेड 39 ले लीजिए। क्या होगा? 6, 36, 3 क्या है? ये मेरा क्या है? r है। r ये क्या है? 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है लेकिन इससे छोटा है या नहीं? 6 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा हो गया। बस यही सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। या अगर यहाँ पे मेरा 36 होता तो क्या होता? 6, 36, 0। समझे? ये क्या हुआ? अब 0 के बराबर हो गया। क्या हुआ? 0 के बराबर हो गया और फिर भी इससे छोटा है। तो ये क्या कहना चाह रहा था, r मेरा 0 के बराबर या बड़ा होगा लेकिन ये जो मेरा b रहेगा इससे छोटा होगा। समझ गए क्या लिखा हुआ है? और कोई कंफ्यूजन? इसको समझ गए पूरी तरह? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यूक्लिड भाजकता पर मैं समझ गया ना। आखिरकार ये बोलना क्या चाह रहा था, जब दो धनात्मक पूर्णांक, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख करके सिद्ध करें। सो आप लोगों को ये सारा एग्जाम्पल के साथ सिद्ध करना होगा। जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पे एक अद्वितीय पूर्ण संख्या q और विद्यमान है जहां कि a इक्वल टू bq प्लस r एंड r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b है। समझे? चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। क्या है आगे? हम यहां पे सिर्फ सिंपल सा हम एक चीज ये समझेंगे जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। क्या? यूक्लिड
विभाजन प्रमेय, ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी इसको हम लोग जान लेते हैं। प्रमेय ये वर्ड है क्या भैया? प्रमेय कहां से आया ये? इसका अर्थ क्या होता है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, प्रमेय प्रमेयिका ये सब होता क्या है, कहां से आ गया, कौन सा पृथ्वी से उठ के आ गया ये वर्ड? चलिए हम लोग उसको जानते हैं। देखिए प्रमेय आखिरकार होता क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ जानते हैं? पृथ्वी गोल है, क्या है? पृथ्वी गोल है तो गोल ही है, रेक्टेंगल नहीं है। क्या नहीं है? रेक्टेंगल नहीं है, गोल है तो गोल है। किसी ने बोल दिया है तो बोल दिया है। पहले बड़े बड़े महापुरुष हुआ करते थे जो कि बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके कोई भी एक निष्कर्ष को निकालते थे जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता था, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। उसी को बोलते हैं प्रमेय। क्या समझे? उसको बोलते हैं प्रमेय। मान लीजिए 2 + 2 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो 2 + 3 क्या होगा? 5 ही होगा ना, 6 तो नहीं होगा। 5 कैसे निकाल रहे हैं आप? इसके जैसा कि 2 + 2 4 हुआ वैसे ही 2 + 3 5 हो गया। क्या समझे? यहां पे यही कहना चाह रहा है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे एक कथन था, एक ऑब्जेक्ट था, 2 + 2 4 होता है। इसी के तहत ही मैंने 2 + 3 5 किया, ना कि हम कोई और फॉर्मूला उठा करके लाए उसमें लगाए तब जाके हमको 5 मिला। ऐसा नहीं, इसी के आधार पे इसका वैल्यू निकाला गया। यहाँ पे प्रमेय कहने का ये मतलब हो रहा है कि एक प्रोसेस हर क्वेश्चन में कॉमन है। एक प्रोसेस हर क्वेश्चन में कॉमन है और वो जो कॉमन है उसी को प्रमेय कहा जा रहा है। भैया ये फॉर्मूला है, तुम इसको रट लो क्योंकि हर क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है। समझे? यहीं पे बोला जा रहा है प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। समझे? जैसे एक्चुअली यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। शब्द एल्गोरिदम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में यह शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं का लिखित पुस्तक हिसाब अल जबर वाला मुकाबला से लिया गया है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा। समझे? ये एक्चुअली क्लास 10th का आपका जो भी एनसीईआरटी का बुक है उसमें ये दिया हुआ था, तो मैंने वहां से ये इसको निकाला है। आप एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में भी इसको पढ़ सकते हैं। समझ गए ना? अभी हम लोग इसको न इंपॉर्टेंट मानते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांक का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। अब यहाँ पे आया है इंपॉर्टेंट, जो हम लोग का एक्चुअल में पढ़ना था वो तो हम लोग प्रमेय पढ़ा। यहाँ पे उसका यूज करने का विधि समझेंगे। क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांक का HCF परिकलित करने का एक तकनीक है, एक विधि है। समझे? आपको याद होगा, क्या याद होगा? जब 2 धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF, जैसा कि अभी पिछले थोड़ा ही देर पहले पढ़े हैं, 2 धनात्मक पूर्णांकों का a और b का HCF वो सबसे बड़ा पूर्णांक d है जो a और b को पूर्णतः विभाजित करता है। ये क्या कह दिया? मसा कभी निकाले हैं ना? चलिए हम लोग उसको एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। हमको क्या चीज का मसा निकालना है? चलिए 6 और 39 का, इसका हम लोग को मसा निकालना है। मसा निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़ा को छोटा से भाग लगाएंगे। 6 39 6 36 3, फिर इसको डिवाइड करेंगे 6 को 2 0। इसका मसा क्या हुआ? 3। क्लियर? अब यहां पे इसको सेट करते हैं, इसको यहां पे सेट करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? a और b का HCF वो बड़ा पूर्णांक d है। ये मेरा a हो गया, ये मेरा a होगा, ये मेरा b हो गया। तो b डिवाइडेड a किए तो एक हम लोग को जो r मिला वो उसको d बोला जा रहा है, क्योंकि फिर इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। समझे?
सो ये मेरा ऐसा नंबर है जो कि इस दोनों को विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। मतलब अगर आप इसको डिवाइड किए तो क्रॉस होगा ही होगा, जो हम लोग को जो लास्ट में सबसे बड़ा जो पूर्णांक डी मिलेगा। समझे? इसका बोलने का क्या तात्पर्य है? ये जो भी मेरा मिलेगा नंबर वो इस दोनों को विभाजित करेगा। समझे? सो अब हम लोग इसको चलते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। अगर आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे इसको डालिएगा तो क्या होगा? 39 इक्वल टू 6 इंटू 6 प्लस 3 और उसके बाद 6 ये आपका यहां पे आएगा, 6 इक्वल टू ये यहां पे आएगा 3 इंटू 2 प्लस 0, जो आपका ये रहेगा। कौन सा? ये जो आएगा यही आपका मसा होगा, मसा इक्वल टू 3। क्या समझा? HCF आपका ये वाला होगा नंबर। इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग सबसे पहले हम लोग इसी विधि से हम लोग सबसे पहले मसा ज्ञात करेंगे। समझे? और उसके बाद हम लोग गुणनखंड विधि से भी जानेंगे। एक्चुअली इसके बाद गुणनखंड विधि का ही बारे में NCERT बुक्स में दिया हुआ है। हम लोग फिर इसके बाद उसके बारे में ही पढ़ेंगे। सो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्लियर हुआ या आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा था? अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग एक क्वेश्चंस को चलिए पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस नहीं एक पहेली इसको मान के चलिए। पहेली में क्या कहा जा रहा है कि एक विक्रेता सड़क पे चलते चलते अंडे बेच रहा था। क्या कर रहा था? अंडे बेच रहा था। जैसे देखिए हम यहाँ पहेली को बस हम आपको एक स्ट्रक्चर में डाल रहे हैं, सॉल्व आपको करना है। समझे ना? मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं सॉल्व करने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर नहीं हो तो कमेंट में डालिए कि नहीं हुआ हमसे। हम लोग इसके लिए एक स्पेशल वीडियोस का प्रावधान कर देंगे जिसमें हर एक क्वेश्चंस का उत्तर दिया जाएगा, सिर्फ ओनली क्वेश्चन एंड आंसर। समझ गए? सो हम लोग पहले यहाँ पे चलते हैं, इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। एक विक्रेता सड़क पे चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था ऐसी सड़क पे बस पड़ा हुआ था। क्या था? पड़ा हुआ था। मतलब हो सकता है पेड़ के नीचे सोया हुआ हो, मतलब बस कुछ भी कर रहा हो, बस पड़ा हुआ था, कोई काम धाम नहीं है उसके पास। जैसे क्या होता है ना कि जिसके पास कोई काम धाम नहीं होता है ना, वो दूसरे को तंग करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होता है। समझे? चलिए हम लोग आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। और उसने उस विक्रेता से बकझक शुरू कर दिया। मैंने कहा था ना वो दूसरे से लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया और इससे बात आगे बढ़ गई, लड़ाई झगड़ा पर आ गया और लड़ाई झगड़े में उसके अंडे की टोकरी नीचे गिर गई और सारे अंडे गए फूट। समझे? तो वहां पे उसका तो भाई वो पूंजी था ना, उसको तो पैसा चाहिए उस अंडे का। उसने उसके लिए उस गांव में एक पंचायत बैठाई और पंचायत ने जो 5 वो होते हैं, उन्होंने पूछा कि भैया आपके अंडे कितने फूटे हैं? तो विक्रेता ने क्या जवाब दिया? बस उसी जवाब में सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हैं। क्या कहना चाह रहा है ये? मेरे अंडे उतने थे जो 2-2 गिनने पे मेरा एक बचेगा। मतलब अगर 2-2 का सारे अंडे का जोड़ा बना दिया जाए तो अंत में एक अंडे बच जाएगा। समझे कहना क्या चाह रहा है ये? 2-2 गिनने पे एक बचेगा। उसी तरह अगर 3-3 गिने तो 2 बचेगा और 4-4 पे 3 बचेगा और 5-5 पे 4 और 6-6 पे 5। अगर 7-7 गिने तो एक भी अंडे नहीं बचेगा। समझे? लेकिन मेरे टोकरी में 150 से भी अधिक अंडे नहीं थे। हो सकता है 7-7 गिने तो बहुत सारे हो सकता है, लेकिन एक्चुअल अंडे थे कितने? तो वो बोलता है कि मेरे जो भी थे लेकिन 150 से ज्यादा नहीं था। तो पंचायत के पास अब ये सवाल खड़ा हुआ कि अंडे कितने थे, ये कैसे निकाला जाए। अब भाई विक्रेता तो क्लियर बता नहीं रहा है, वो पहले ही बूझ रहा है। क्वेश्चंस ये आपके लिए है कि बताइए अंडे थे कितने। चलिए हम लोग इसको एक स्ट्रक्चर में फॉर्म करते हैं। ये बोलना क्या चाह रहा है? जब 2-2 गिनने पे एक बचेगा, मान लीजिए अंडे ए हैं। क्या है? मान लीजिए अंडे कितने हैं? ए है। समझे? ए है
जब अंडे दो गिनने पे, जैसे 2 का मल्टीपल्स अगर किया जाए तो अंडे 1 बचेंगे, तो a इक्वल टू 2n+1 ऐसा लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? अंडे उतने हैं जब 2 गिनने पे 2 × n करने पे 1 बचेगा। क्या समझा? उसी तरह हम लोग आगे चलेंगे, 3 गिनने पे 2 बचेंगे और 4 गिनने पे 3 बचेंगे। उसी तरह आगे हम लोग चलेंगे, 5n+4 और 6n+5 और 7n+0। सिंपल। हम लोगों को निकालना क्या है? ये निकालना है। आखिरकार a है कितना? ये निकल गया अंडे कितने हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ये मेरा n क्या हो सकता है? ये मेरा a क्या हो सकता है? n नहीं, a क्या हो सकता है मेरा? हम लोग को तो a निकालना है ना। जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे, b को डिवाइड किया गया a से, तो क्या मिला? q मिला, r मिला, तो b इक्वल टू AQ + r। वहां पे बस इसी को उल्टा किया हुआ था, a को b से डिवाइड किया जा रहा था। यहां पे बस क्या है? b इक्वल टू AQ + r, जहां की r मेरा 0 के बराबर या बड़ा होगा और a से छोटा होगा। मतलब ये जो मेरा रिमाइंडर है, ये क्या है? ये जो मेरा ये रहेगा कौन सा? जो मेरा इससे रहेगा, इससे बराबर या छोटा है ना। जैसे ये 2 है तो ये 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, और 6 है तो 5 है, 7 है तो 0 है। समझे? सो यहां पे कुछ क्लियर हुआ आपके पास? चलिए हम लोग इसको फिर देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो गया, a इक्वल टू 2n+1 एंड 3 इक्वल टू 3n+2 और a इक्वल टू 4n+3 और 5n+4 और 6n+5 और a इक्वल टू 7n। सो यहाँ पे आपको a का वैल्यू निकालना है, जो कि आप घर से करके आना। अगले वीडियो में मैं पूछूंगा कि ये बना या नहीं बना आपसे। सो आगे हम लोग चलते हैं। इसको ये क्लियर हो गया हो तो इसको आप ही को बनाना है। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाने लगूँ तो ये वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाएंगे। समझ गया ना? यहाँ पे एक चीज़ लेकिन ध्यान में रखिएगा, a जब भी होगा 150 से छोटा ही होगा या बराबर होगा। समझे? चलिए हम लोग आगे फिर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लिया जाए इस यूक्लिड भाजन प्रमेय पे। समझे ना? ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 4052 और 12576 का HCF निकालिए। कैसे निकालिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या था? a इक्वल टू BQ + r, जहां r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b है। ये तो क्लियर है। तो यहां पे क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले HCF निकालते थे। कैसे निकालेंगे? 12576 डिवाइडेड करेंगे 4052। जो भी आएगा, ये जो भी आएगा, मान लीजिए मेरा Q आया, ये मेरा R आया, वो आप डिवाइड कर लीजिएगा। समझे ना? यहाँ पे क्या करेंगे? 12576 इक्वल टू क्या करेंगे? 4052 इंटू Q + R, ये लिख देंगे। क्लियर? फिर अगला स्टेप मेरा क्या होगा? कैसे करेंगे? फिर R डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे आएगा 4052। फिर ये मेरा क्या आएगा? Q1 आएगा और ये मेरा R1 आएगा। क्लियर? तो क्या होगा? ये मेरा कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा 4052 इक्वल टू, अब क्या होगा? ये और ये मल्टीप्लाई होगा, R यहाँ पे आ जाएगा इंटू Q1 + R1। क्लियर? सेम उसी तरह फिर R1 डिवाइड करेगा R को, फिर मेरा Q2 आएगा, ये मेरा R2 आएगा। सिंपल। सो फिर यहां पर ये आएगा R इक्वल टू क्या होगा? R1 इंटू
Q2 प्लस R2। क्लियर? सो ये कब तक करते चलेंगे? कोई तो भैया एक लिमिट होगा। ये कहां तक जाएगा? जब तक मेरा ये जीरो ना आ जाए, ये साइड जब तक मेरा जीरो ना आ जाए। जैसे ही जीरो आएगा उसका ये वाला मतलब आपका जो भी होगा ये आपका होगा मस HCF। क्या होगा? HCF होगा। समझे? इज दैट क्लियर? उस समय तक हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे जब तक मेरा ये जीरो नहीं आ जाए। और ये जीरो आते ही जो मेरा ये होगा, आपका जो भी ये भाज्य होगा उस समय का, क्या ये मेरा क्या है? भाज्य है। नहीं, ये आपका भाजक है। भाज्य नहीं, सॉरी, ये आपका भाजक है। ये जो भी उस समय का भाजक होगा वो आपका मसा होगा। समझे? सो आपको इसी को प्रोसेस बाय प्रोसेस करना है और इस मसा को HCF को आपको निकालना है। बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चंस होता है। ये 2 नंबर्स छोड़िएगा नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चंस इस पे आपको प्रैक्टिस करने हैं। समझे ना? आपका प्रश्नावली 1.1, कौन सा प्रश्नावली? प्रश्नावली 1.1। उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पे आधारित हैं जो कि आपको बना करके लाना है। समझे ना? बाकी हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लसा और मसा निकालने के लिए। लसा और मसा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? भाग विधि से नहीं, यहां पे हम लोग निकालेंगे फैक्टराइजेशन विधि से। मतलब गुणनखंड विधि से। समझे ना? गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालेंगे और इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और वहां का प्रश्नावली हम लोग बनाएंगे 1.2। लेकिन सबसे पहले यहां पे आपको बनाना है प्रश्नावली 1.1 जो कि आपको क्लियरली हो करके आना है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में डालिए, उस पर हम लोग तुरंत एक नया वीडियो बना देंगे। समझ गए ना? आपको 1.1 बना करके लाना है और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको कमेंट में डालना है। सो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं और अगले वीडियो का तब तक वेट कीजिए और प्रश्नावली 1.1 बनाइए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट में डालिए। धन्यवाद, थैंक यू।